हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के बारे में। पीएसयू बैंक्स को लेकर पहले वीडियो बनाई थी और अब से करीब 2 इयर्स पहले मैंने इन सारे ही पैरामीटर्स को जो पीएसयू बैंक्स के थे उनको एनालाइज करना शुरू किया था। उसमें बिजनेस किस तरीके से इंप्रूव करेगा ये भी बात की थी, फंडामेंटल्स किस तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं कंसिस्टेंटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ बिग साइज एनपीएज। तो वो सब चीजें भी डिस्कस की थी। और उस टाइम पर जो जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे वो कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ये जितने भी बैंक्स हैं सभी के सभी अपनी बुक वैल्यू से 1/3 या उससे भी नीचे चल रहे थे। एंड दैट टाइम नोबडी हैड कन्विक्शन इन दीज स्टॉक्स वेदर दीज स्टॉक्स हैव पोटेंशियल टू मूव अप और नॉट। और ये उस टाइम पर जब भी मैंने वीडियो बनाई थी तो काफी डाउट्स थे, विवेक भाई क्यों इस तरह के बेकार स्टॉक्स में यहाँ पर वीडियो बना रहे हो, लोगों के पैसे फंस जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती बाय सेल करने की। मेरा पर्पस यहाँ पर सिखाना है, क्योंकि मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि स्टॉक ट्रेडिंग में स्पेशली सारी जिंदगी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि हम खुद से एक्सपर्ट बन जाएं। और खुद से जब सीखकर समझकर यहाँ पर पैसे लगाएंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कन्विक्शन होगा। और मार्केट में जब अनफेवरेबल सिचुएशन होगी उस टाइम पर हम अपनी अच्छी कंपनीज को होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने क्यों इन स्टॉक्स को परचेज किया है और क्यों हम इनसे कब निकलेंगे, किस लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर जब मैं आपको अगर एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं कि जब ये वीडियोस बनाई थी तो ये कब का टाइम है। ये ऑलमोस्ट ये वीडियो मैंने बनाई थी मैसिव अपॉर्चुनिटी इन पीएसयू बैंक्स 1 ईयर बैक एंड पीएसयू बैंक्स मोटी कमाई, ये 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसके इनको लेकर मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं। पीएसयू बैंक्स प्राइवेटाइजेशन ये भी 1 ईयर पहले थी, पीएनबी बैंक मल्टीबैगर 1 ईयर पहले थी, एंड वन मोर व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड 40% ऑफ माय पोर्टफोलियो इन दीज पीएसयू बैंक्स। ये क्योंकि इन दीज स्टॉक्स लेकिन वीडियो में पीएसयू बैंक्स हैं। तो ये सारी वीडियो 1 ईयर पहले की है। लेकिन अगर पीएसयू बैंक्स मोटी कमाई जो 2 इयर्स पहले बनाई थी, मैंने यहाँ उसको ओपन किया, दैट टाइम पीएनबी का जो प्राइस था दैट वाज 30 रुपीज। और अगर हम आज की डेट में पीएनबी का प्राइस देखने लगे, दिस इज 56 रुपीज, और ये 61 से 56 के आसपास आया है। अब अगर हम 2 इयर्स पहले की बात करते हैं तो 2 इयर्स पहले कब ये वीडियो बनाई थी, 19 नवंबर 2020 को। और 19 नवंबर 2020 को अगर हम यहाँ पर मार्क करने लगे इस पर्टिकुलर डेट को, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। दिस इज 19 नवंबर, 18th एंड 19 नवंबर, सो दिस वाज द डेट। और उसके बाद में अच्छी बात आप देखोगे कि सेम प्राइस पर वापस से लेने का मौका मिला था जस्ट 6 मंथ्स बैक। तो जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाता है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है और वापस से सेम लेवल पर आ जाता है इवन आफ्टर 1.5 ईयर, तो कई बार ये लगता है कि विवेक भाई इसमें कन्विक्शन रखनी चाहिए क्या, मीन्स आर दीज स्टॉक्स रियली गुड स्टॉक्स टू मेक मनी इन द मार्केट। तो उस केस में मैं यही कहूंगा कि कभी भी किसी भी स्टॉक के प्राइस के नीचे आने से स्टॉक खराब नहीं होता, और किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने से स्टॉक अच्छा नहीं होता। बिजनेस अच्छा होने से स्टॉक अच्छा होता है, फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट होने से स्टॉक अच्छा होता है। और जहां पर बिजनेस अच्छा हो रहा हो, फाइनेंशियल्स अच्छे हो रहे हो, वहां पर अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं बाय करने की। और जब कभी फाइनेंशियल्स इंप्रूव नहीं हो रहे हो और स्टॉक प्राइस जरूरत से ज्यादा ऊपर चला जाए तो उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी वहां पर प्रॉफिट बुक करने की, एग्जिट करने की, और उस स्टॉक से उस पर्टिकुलर टाइम पर दूर रहने की। तो जब कभी किसी को कन्विक्शन नहीं थी, देन वी हैड ए कन्विक्शन। एंड व्हाई वी हैड ए कन्विक्शन, बिकॉज हमने इनको स्टडी किया था, किसी सुनी सुनाई बातों पर तब हम बात नहीं कर रहे थे। और सिर्फ पीएनबी डिस्कस नहीं किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी वीडियो में जैसे हमने यहाँ पर पीएनबी की बात की, और पीएनबी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को भी हमने तब उसी टाइम पर डिस्कस किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी हमने डिस्कस किया, और फर्दर कैनरा बैंक को भी डिस्कस किया। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो बाकी सारे स्टॉक्स भी आ रहे हैं निकल कर और डिस्कस करते हुए। अब जैसे इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करने की कोशिश कर रहा था, बट ये स्क्रॉल डाउन ऐसे नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दिस पर्टिकुलर चार्ट इज अगेन ऑफ पीएनबी। पीएनबी के चार्ट को लेकर हमने ज्यादा बात की, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया,
हमने एक्चुअल में जितने भी सरकारी बैंक्स थे, उन सारे ही सरकारी बैंक्स को लेकर बात की थी। अब जैसे बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया उस टाइम पर कितने रुपीस था? 40 रुपीस का शेयर प्राइस था बैंक ऑफ इंडिया का। और अभी हम चेक करने लगे बैंक ऑफ इंडिया का क्या प्राइस है। उस टाइम पर 40 रुपीस था। अभी बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस 100 टच करके नीचे आया और अभी भी 90 रुपीस है। यानी कि 40 से 90 अगर कोई स्टॉक चला जाए तो उसमें 150% का गेन है। और इस 150% को गेन आने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 इयर्स। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम 40 रुपीस की बात करने लगे, 19 नवंबर को हमने ये वीडियो बनाई थी और 19 नवंबर से लेकर अभी तक हमने यहां इसको मार्क किया और 40 रुपीस का तब प्राइस था। तो अब से ऑलमोस्ट कुछ टाइम पहले भी इट वाज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। तो ये सब चीजें होती रहेंगी, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली आफ्टर दैट एक ये इतना सीधा सा एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया था। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे पूरी वीडियो को, तो यहां आपको नजर आएगा कि जितने भी ये स्टॉक्स थे हमने उस टाइम पर डिस्कस किया कि बुक वैल्यू तक अगर इन स्टॉक्स को रखा जाए तो ये एक अच्छी समझदारी होगी। बुक वैल्यू पर इन स्टॉक से निकलना चाहिए, बुक वैल्यू से पहले इन स्टॉक से नहीं निकलना चाहिए, खासतौर से उस सिचुएशन में जब इनका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा हो, एनपीए कम हो रहा हो। एनपीए कम होते-होते कई बार क्या होता है, कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे नहीं आते, क्योंकि क्वार्टरली प्रॉफिट को एनपीए बनाने में और बैड लोन्स को खत्म करने में यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। और उस दौरान कई बार ऐसा नजर आता है विवेक भाई, इनके रिजल्ट्स इंक्रीज नहीं होकर नहीं आ रहे हैं, इनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन जो इनकी बैड एसेट्स थी वो लगातार कम होती जा रही है। तो इसको ऐसे ही मानकर चलो कि कोई इंसान है, उसको 2 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन 50 लाख रुपीस का लोन है। अब उसके पास सेविंग नहीं हो पा रही है, उसके पास सेविंग इसलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज एवरी मंथ जितना भी पैसा उसके पास बचता है वो अपने लोन को रीपे करने में यूज कर रहा है। तो यहां पर एक ही बात है, वो लोन को रीपे कर रहा है या उस पैसे को इन्वेस्ट करे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उसकी जो फाइनेंशियल हालत है, जो उसकी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट है, वो इंप्रूव हो रही है, क्योंकि यहां पर जो अपनी लाइबिलिटीज है वो कम हो रही हैं और जो एसेट्स हैं वो या तो वही हैं या फिर उनके ऊपर थोड़ी सी ग्रोथ है जहां भी वो पैसा लगा होगा। तो कभी भी नेट प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं आए तो ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि यहां पर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो नेट प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा। हमें यह देखना चाहिए कि बिजनेस में एसेट्स बढ़ी क्या, अगर बिजनेस में एसेट्स बढ़ी या फिर लाइबिलिटीज कम हुई क्या। अगर एसेट्स बढ़ जाएं या लाइबिलिटीज कम हो जाएं और नेट प्रॉफिट कम है चलेगा, लेकिन अगर एसेट्स नहीं बढ़ी और यहां पर लाइबिलिटीज कम नहीं हुई और नेट प्रॉफिट भी कम है, तब यहां पर प्रॉब्लम है। तो हमें फाइनेंशियल्स को फाइनेंशियल्स के हिसाब से समझना चाहिए। इसको डिटेल में समझना हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हार्ड एंड मनी यहां पर लगी होती है। अब किसी ने भी यहां पर सोच समझकर अपनी इसी मेहनत के पैसे को लर्निंग के बेस पर लगाया होगा, तो यहां पर सभी लोगों के पैसे डबल ट्रिपल हुए हैं। और इसमें मींस कोई भी दो राय है ही नहीं, इसमें कुछ भी डाउट है ही नहीं कैसा भी। यहां पर लगातार पैसे बने हैं, चाहे वो एसबीआई था या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक था। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आप यहाँ पर देख सकते हो जहां मैं कर्सर लेकर आ रहा हूं अभी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सारे के सारे यहाँ पर हमने ओपन किए थे, सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद लगातार यहाँ पर वीडियोस बनाई थी। अब पॉइंट आता है कि विवेक भाई अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अब क्या किया जाए व्हेन दीज स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ए अपर लेवल। तो यहां पर अभी भी मेरा क्या कहना है, देयर आर टू वेज कि यहां पर सबसे पहली बात तो पोजीशन फर्दर बनाई जाए क्या। मेरा कहना है कभी भी किसी भी स्टॉक में चाहे जितने मर्जी अच्छे फाइनेंशियल्स हों या जितना मर्जी अच्छा बिजनेस यहां पर इंप्रूव हो रहा हो, कभी भी बिना टेक्निकल एनालिसिस के हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कि कंपनी तो अच्छी है, मींस फाइनेंशियल्स के बेस पर अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, दैट इज ओके, वी हैव शॉर्टलिस्टेड द कंपनी। लेकिन उसको बाय करने का सही टाइम क्या है, ये हमें चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलता है, दूसरे किसी तरीके से हमें इस बात का पता नहीं चल सकता। तो टेक्निकल एनालिसिस अभी आज की डेट में चार्ट पैटर्न्स बना रही है क्या, वो इंडिविजुअल लेवल्स पर हमें देखना पड़ेगा। उन सारे चीजों को लेकर जितने भी ये बैंक्स हैं, मैं इंडिविजुअल लेवल पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जल्दी ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, एक एक करके यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इन सबको लेकर मैं वीडियो बना लूंगा और कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में ये सारी वीडियोस आपके पास डिलीवर हो जाएं, जिससे आप इंडिविजुअल लेवल पर देख पाओ। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी भी मेरा कहना है
कि किसी भी पीएनबी स्टॉक को सॉरी किसी भी पीएसयू स्टॉक को पीएसयू बैंक स्टॉक को आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ किसी भी सरकारी बैंक को पीएसयू बैंक को हमें बुक वैल्यू से पहले बिल्कुल भी सेल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल दीज पीएसयू बैंक्स आर पोस्टिंग हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स हैं और पिछले 6-7 ईयर्स के दौरान जो भी एनपीए वाला पीरियड रहा है उस पीरियड में सबसे कम एनपीए आज की डेट में है इन सारे पीएसयू बैंक्स के यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है दैट इज गेटिंग बेटर जो बैलेंस शीट है अच्छी हो रही है बिजनेस अच्छा हो रहा है आप जो पीएसयू बैंक्स में एम्प्लॉइज है ना चाहे वो मैनेजर लेवल पर हो चाहे वो बिलो मैनेजर लेवल पर हो चाहे अबव मैनेजर लेवल पर हो मैनेजर का मतलब यहाँ पर मेरा मिड मैनेजमेंट से है उन सबसे कभी पूछकर देखना अगर वो आपके दोस्त हैं या पड़ोस में रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट या फिर जो भी उनकी गवर्निंग अथॉरिटी है उनकी तरफ से उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है कि कहीं से भी बिजनेस लेकर आओ ये बैंक में आज की डेट में हालत है जो पुराने टाइम पर कहा जाता था ना कि या तो बैंक में नौकरी मिल जाए या फिर सरकारी स्कूल में टीचर बन जाए या फिर कोई आईएएस पीसीएस बन जाए आज की डेट में इन सब की काम करा करा के इतने मीन्स दे आर नॉट एंजॉइंग दैट गवर्नमेंट जॉब एनी मोर नाउ जिस बात को लेकर गवर्नमेंट जॉब को जाना जाता था आज की डेट में वर्क प्रेशर को लेकर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बचा है क्यों क्योंकि अपने स्टूडेंट्स आईएएस ऑफिसर्स भी हैं पीसीएस ऑफिसर्स भी हैं आर्मी में भी हैं और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सारे हैं तो वो सब मिलने भी आते हैं बात भी होती है पीएसयू एम्प्लॉइज भी हैं पीएसयू बैंक्स के एम्प्लॉइज भी हैं अपने स्टूडेंट्स और जानने वाले लोग भी हैं तो वो फीडबैक वहां से पता चलता है दैट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल यहाँ पर सबको बिजनेस करने के लिए साफ साफ डायरेक्शंस हैं संडे को अगर किसी को मिलने आना भी होता है ना और वो अगर मींस गवर्नमेंट ऑफिसर है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा एक फ्रेंड मिलके गया स्टूडेंट कम फ्रेंड तो वो संडे को भी आज छुट्टी लेकर आया है और यहाँ से जाने के बाद में वो वापस से अब ऑफिस ही जा रहा है तो ये हाल है आज की डेट में टाइम हैज चेंज तो हमें टाइम के हिसाब से सिचुएशंस चेंज होनी चाहिए PSU banks are going to do very good going forward as well. ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मेरा इतना मानना होता है कि बहुत अच्छा करने के बावजूद भी हर पर्टिकुलर सेक्टर का एक लेवल होता है जहां तक वो आसानी से जा सकता है अगर बिजनेस और फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो जाएं लेकिन अगर बिजनेस और फाइनेंशियल्स इंप्रूव नहीं होते हैं तो बात डिफरेंट है लेकिन इंप्रूव होने के बाद भी उसका एक लेवल होता है क्योंकि उसके बाद में कहीं ना कहीं मच मोर एग्रेसिव दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को शायद प्रेफरेंस मिल जाती है तो यहां भी मेरा कहना यही है बुक वैल्यू तक इन सारे स्टॉक्स को आसानी से रखा जा सकता है इंडिविजुअल लेवल पर बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी और यूनियन बैंक कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक एसबीआई इन सबको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी ही लेकिन ओवरऑल मेरा कहना है जो मैं करूंगा आई विल बी कीपिंग ऑल दीज स्टॉक्स टिल बुक वैल्यू से पहले मेरे बेचने का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है हो सकता है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स हैं यहाँ से वापस नीचे एक बार आने लगे अगर हम इसी पर्टिकुलर चार्ट की बात करते हैं देन दिस इज अ ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये पूरा का पूरा मैं एक बार इसको ठीक से कर लेता हूं मैंने गलत कर्सर लिया और यहां से हम पूरा अगर देखें देन दिस इज ए कप एंड दिस इज ए हैंडल और यहां से अगर ब्रेकआउट आता है देन इट विल बी मूविंग फर्दर अप अब इसमें एक बार बुक वैल्यू भी देखनी पड़ेगी कि आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू कितनी है ये सब चीजें चेक करने की है इंडिविजुअल लेवल पर चेक करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर इनके प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक करेंगे इनके एनपीएस को भी चेक करेंगे थोरोली वर्किंग करेंगे लेकिन बुक वैल्यू से पहले आई विल नॉट सेल एनीथिंग अगर बुक वैल्यू के बाद भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा होगा और वो उससे ऊपर ले जाने के लिए मुझे बोल रहा होगा देन आई विल बी होल्डिंग दीज स्टॉक्स फॉर फर्दर टेक्निकल टारगेट क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं आई एम नॉट इन हरी टू सेल एनी ऑफ दीज स्टॉक्स जहां तक बाय करने की बात है फ्रेश बाइंग यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर करनी चाहिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर हमारी सीखी हुई स्ट्रेटजीज अगर कहीं भी मीट होती है जो लर्निंग है जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनके बेस पर अगर एंट्री मिलती है तो एंट्री लेनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि मूडीज ने यहाँ पर इनको इनकी रेटिंग बढ़ा दी या जेपी मॉर्गन ने रेटिंग बढ़ा दी या किसी और ने रेटिंग बढ़ा दी उसके बेस पर अगर बाय करेंगे तो जब वो सेल करेंगे कभी बताएंगे नहीं यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है अगेन आई वुड बी सेइंग कि हमेशा दूसरे एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बदले स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ हमें खुद एक्सपर्ट बन जाना चाहिए यहाँ पर सीखते रहने की हमेशा जरूरत है
सीखने के बहुत सारे सोर्स हैं एज़ आई ऑलवेज़ से। और यहाँ पर बिना सीखे बात नहीं बनेगी। सीख कर करने से कन्विक्शन आएगी और हम बहुत अच्छे बेटर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएँगे और अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। तो यहाँ पर सीखते रहिए, मज़े करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।